नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं आपराधिक कानून में सुधार की। गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने रणबीर सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने आपराधिक कानूनों में व्यापक और आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए उनकी समीक्षा आरंभ कर दी है। इस समिति का प्राथमिक प्रयास भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईईए में संशोधन के लिए अनुशंसाएं करना है। आईपीसी को वर्ष 1860 में अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न अपराधों को सूचीबद्ध और परिभाषित किया गया है और उनसे संबंधित दंड के प्रावधान किए गए हैं। सीआरपीसी को वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत आईपीसी के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत एक कथित अपराधी के अपराध या उसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य जुटाने के लिए नियमों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। आइए अब समझते हैं कि इनमें सुधारों की आवश्यकता क्यों है। दरअसल भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को औपनिवेशिक काल में अधिनियमित किया गया था, जबकि सीआरपीसी को वर्ष 1898 की पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था। मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली अनेक समस्याओं से भी ग्रसित है, जैसे अत्यधिक प्रक्रियात्मक विलंब, अल्प दोष सिद्धि दर आदि। मौजूदा कानूनों के कुछ प्रावधानों की प्रकृति पितृसत्तात्मक है, जैसे सहमति को परिभाषित करना, वैवाहिक बलात्कार आदि। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को इन कानूनों में शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है। आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करने की अनुशंसा सर्वप्रथम 2003 की मलिमत समिति द्वारा की गई थी। अगली खबर दिव्यांगजनों से संबंधित है। सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कुछ उपबंधों में संशोधन करने के लिए विचार कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस कदम का उद्देश्य व्यावसायिक भावनाओं में सुधार करना है। इसके साथ अदालती प्रक्रियाओं में विद्यमान अवरोधों को दूर करने के लिए कम महत्व वाले अपराधों को गैर अपराधीकृत बनाना है। ये ऐसे अनेक कृत्यों के लिए कारावास के जोखिम को कम करेगा जिनका प्रयोजन गैर दुर्भावनापूर्ण होता है। दरअसल कानूनी प्रक्रियाओं में अनिश्चितता और न्यायालयों में लगने वाली देरी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि दिव्यांगजन अधिकार के समर्थक अनेक कार्यकर्ताओं ने इन संशोधनों का विरोध किया है। उनका मानना है कि ये कदम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की समग्र प्रभावशीलता को कम करेगा। आइए अब जानते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कुछ प्रावधानों को। इस अधिनियम के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि दिव्यांगजनों को अन्य व्यक्तियों की तरह समता और गरिमायुक्त जीवन स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। अधिनियम में निःशक्तता की 21 श्रेणियों और दिव्यांगजनों को प्राप्त अधिकारों को शामिल किया गया है। ये अधिनियम शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और आजीविका का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दंड और कारावास का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय द्वारा निर्धारित दायित्वों को भी शामिल किया गया है। भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों की आबादी 2,68,00,000 यानी कुल जनसंख्या का 2.21% है। अगली खबर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति से संबंधित है। विश्व बैंक ने भारत को वर्ष 2020-21 के लिए निम्न मध्यम आय वाले राष्ट्र की श्रेणी में बरकरार रखा है। विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 आय समूहों में वर्गीकृत करता है, जैसे निम्न, मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च आय वाले देश। इस वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। इस वर्गीकरण के लिए एटलस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित होता है। इसके लिए ग्रॉस नेशनल इनकम को वर्तमान में अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाता है।
एक देश के लिए प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम को उसके सकल राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। भारत का प्रति व्यक्ति GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम $2130 है। इस आधार पर भारत 145वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। GNI एक देश की आय की माप है। इसमें एक देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय और विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होती है। सकल राष्ट्रीय आय में सकल घरेलू उत्पाद और अनिवासी स्रोतों से प्राप्त प्राथमिक आय को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत देश में स्थित गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय की गणना नहीं की जाती है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का उपयोग करने के कई लाभ हैं, जैसे ये जीवन की गुणवत्ता के अन्य गैर मौद्रिक उपायों, जिनमें जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर और विद्यालय में नामांकन दर के साथ निकट रूप से संबंधित है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का उपयोग करने के कुछ दोष भी हैं, जैसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं अधिक अनौपचारिक होती हैं और वहां अधिकांश लोग निर्वाह गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ऐसे में इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए GNI का आकलन वास्तविकता से कम हो सकता है। साथ ही GNI आय वितरण में विषमता को भी नहीं दर्शाता है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। असम सरकार द्वारा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया जाएगा। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य विशाल देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के भीतर स्थित है। ये ऊपरी असम के कोयला और तेल समृद्ध जिलों में विस्तृत है। इसे जयपुर वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। देहिंग एक नदी है जो इस वन से होकर प्रवाहित होती है और पटकाई एक पहाड़ी है जिसके गिरिपद में यह अभयारण्य अवस्थित है। असम में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं डिब्रू-सेखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य इसे कोयला और तेल खनन गतिविधियों से संरक्षण प्रदान करना है। आइए अब वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में अंतर समझते हैं। वन्यजीव अभयारण्य राज्य सरकार किसी आरक्षित वन या महासागरीय क्षेत्र के अतिरिक्त अपने राज्य के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान के लिए राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है। हालांकि ऐसे क्षेत्र का पर्याप्त पारिस्थितिकीय, प्राणी जगत, वनस्पति जात व भू आकृति विज्ञान संबंधी या जूलॉजिकल महत्व होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र किसी अभयारण्य के भीतर हो भी सकता है और नहीं भी। वन्यजीव अभयारण्यों में भी पारिस्थितिकीय, प्राणी जगत, वनस्पति जात व भू आकृति विज्ञान संबंधी तथा प्राकृतिक व जूलॉजिकल महत्व होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान भी वन्यजीव अभयारण्य के समान ही होते हैं। अभयारण्य क्षेत्र के भीतर कुछ प्रतिबंधों के साथ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा प्रदत्त अनुमति के अलावा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, जिसमें चराई भी शामिल है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा के अलावा राज्य सरकार द्वारा किसी अभयारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वन्यजीव अभयारण्यों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा विनियमित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों को भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा विनियमित किया जाता है। 1,40,000 परिवारों द्वारा मनरेगा कार्य दिवसों की वार्षिक सीमा पूर्ण कर ली गई है। इन परिवारों ने साल के पहले 3 महीनों में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अपने कोटे के 100 दिनों का काम पूरा कर लिया है। मनरेगा के अंतर्गत बिना किसी पात्रता मानदंड के सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी दी गई है। इस रोजगार योजना में पंजीकृत कोई वयस्क व्यक्ति जब रोजगार की मांग करता है तो उसे 15 दिनों के भीतर संबंधित विभाग कोई कार्य उपलब्ध करवाएगा। इसमें विफल रहने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस कोटे को पूरा करने वाले लोग मनरेगा के तहत शेष वर्ष के लिए आगे काम पाने के पात्र नहीं होते हैं। मनरेगा के तहत दिए गए सुझाव। मनरेगा की आपदा सूची में कोविड-19 को शामिल करना। मनरेगा में पहले से ही ये प्रावधान है कि सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों में प्रत्येक परिवार को 150 दिनों के लिए रोजगार दिए जाएंगे।
अब इस योजना के विस्तार के लिए जिला प्राधिकरण से अनुरोध किया जा सकता है। कार्य दिवसों की अधिकतम सीमा के लिए परिवार की बजाय व्यक्ति की गणना की जानी चाहिए। कार्य क्षेत्र के विस्तार के तहत मनरेगा श्रमिकों को अन्य योजनाओं में भी शामिल किया जाना चाहिए। हाल ही में सरकार ने अधिसूचित किया है कि अकुशल श्रमिक अब स्वच्छ भारत योजना के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में भी भाग ले सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ मनरेगा का विलय करना चाहिए और इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए पारिश्रमिक सब्सिडी प्रदान करने के लिए भी किया जाना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कार्यक्रम। इसके तहत भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के 4 प्रांतों में शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन द्विपक्षीय विकास साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए कर रहा है। वर्ष 2005 के बाद से भारत ने HICDP यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कार्यक्रम के तहत पूरे अफगानिस्तान में 550 से अधिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $200 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। हाल ही में इंतेजी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड भारत की प्रथम IFSCA है। ऐसे केंद्र सीमा पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से जुड़े कार्यों को संपन्न करते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्रों को RBI, सेबी और IRDA जैसे बहुविध विनियामक विनियमित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश में राजमार्गों के प्रदर्शन का आकलन और रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। रैंकिंग की इस प्रक्रिया से परिचालन में दक्षता के साथ साथ सड़कों का बेहतरीन रखरखाव भी सुनिश्चित होगा। इसका उद्देश्य आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है ताकि सड़कों की गुणवत्ता बेहतर हो सके और राजमार्गों पर आवाजाही करने वाले यात्रियों को मनपसंद यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके। इस आकलन के लिए मानदंडों को मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे राजमार्ग की दक्षता के लिए 45%, राजमार्ग पर सुरक्षा के लिए 35% और उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाओं के लिए 20%। यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स द्वारा सीजिंग द मोमेंट नामक रिपोर्ट प्रकाशित। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। कोरोना वायरस महामारी के कारण HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का उपचार प्रभावित हुआ है। इससे कई देश वर्ष 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। वर्ष 2019 में विश्व भर में लगभग 38 मिलियन लोग HIV से पीड़ित थे और लगभग 1.7 मिलियन लोग HIV से संक्रमित हुए। भारत में असम, मिजोरम, मेघालय और उत्तराखंड में नए संक्रमणों के साथ 2017 के अंत में 2.14 मिलियन लोग HIV से पीड़ित थे। UN एड्स सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। हिमालय क्षेत्र में सस्टेनेबल स्पेस हीटिंग सॉल्यूशन पर रिपोर्ट। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि हिमालय क्षेत्र में सतत स्थल तापन समाधान वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 30% तक कम कर सकते हैं। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि रॉकेट स्टोव और LPG या PNG आधारित प्रौद्योगिकियों जैसी सतत तापन प्रणालियों में स्थल तापन आधारित उत्सर्जन को कम करने की क्षमता विद्यमान है। इसमें उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की प्रणालियां लोगों की सुविधा एवं कल्याण में काफी सुधार कर सकती हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम कर सकती हैं और जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे का समाधान कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन सुनिश्चित करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 100% घरों में LPG कनेक्शन उपलब्ध हैं।
इससे पहले राज्य द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए परिवारों को सम्मिलित करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।